अस्सलामुअलैकुम। बजट एक जायजा में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, तालीम किसी भी कौम के और माशरे की तरक्की की ज़ामिन है और यही तालीम कौमों की तरक्की और जवाल की वजह भी बनती है। यह हकीकत है कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने दुनिया में अपनी जगह, अपना नाम, अपना मकाम सिर्फ और सिर्फ तालीम की मदद से बनाया। हमेशा तालीम को अहमियत दी और इन्हीं ममालिक ने इसी शोबे से तरक्की भी हासिल की और यही वजह है कि चीन, जापान, अमेरिका जैसे ममालिक ने हमेशा तालीमी शोबे को हर शोबे के से ज्यादा अहमियत दी और इस शोबे से फायदा भी उठाया और तरक्की की। तालीम हासिल करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेना नहीं, बल्कि इसके साथ तमीज़ और तहजीब सीखना भी है ताकि इंसान अपने मुआशरती रिवायात और समाज का ख्याल रख सके। तालीम वो जेवर है जो इंसान का किरदार संवारती है। दुनिया के वो ममालिक जिनकी मईशत तबाह हो चुकी है, उनका अगर आप जायजा लें तो उनका दिफाई बजट तो अरबों रुपए का है, मगर तालीम का बजट ना होने के बराबर है। यही उनकी तालीम का और यही तालीम से जिस तरीके से सर पे नज़र किया जाता है, यही उनकी तबाही का बाइस है। अगर कोई भी मुल्क चाहे कि वो तरक्की करे तो उनको चाहिए कि अपनी तालीमी इदारों को मजबूत करें। तारीख गवाह है कि आज तक जिन कौम ने तरक्की की है वो सिर्फ और सिर्फ इल्म की बदौलत की है। सिर्फ इल्म हासिल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका इतलाक़ भी ज़रूरी है। अब पाकिस्तान के तालीमी इदारों की बात करें तो पाकिस्तान में सैकड़ों प्राइमरी स्कूल्स आपको ऐसे नज़र आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक उस्ताद की मदद से चलाए जा रहे हैं। हज़ारों ऐसे आपको स्कूल नज़र आएंगे जो सिर्फ एक कमरे की बुनियाद पर स्कूल कहलाते हैं और स्कूलों की बहुत बड़ी तादाद इस मुल्क में ऐसी भी है जहां ना बिजली है, ना पानी है, ना बाथरूम्स हैं, ना लेटरिन है, इमारतें भी टूटी हुई हैं। और बहुत से ऐसे स्कूल भी आपको मिलेंगे कि जो स्कूल में मतलब कोई बिल्डिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बेचारे बच्चे जो हैं वो दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारे पाकिस्तान में स्कूल का निज़ाम। चाहे हम तालीम प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से बात करें, सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से बात करें या टर्शरी एजुकेशन के हवाले से हम बात करें, निज़ाम बहुत मफलूज हो चुका है। और इसके बाद जब हम पिछले 2-2.5 महीने का जायजा लें तो लॉकडाउन के हवाले से जो रहा सहा लूड़ा लंगड़ा जो हमारा निज़ाम तालीम था वो भी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। इस वक्त आलम यह है कि दुनिया में लॉकडाउन के बावजूद ऑनलाइन एजुकेशन से भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसके कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई SOP नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है। ये बड़ी कंफ्यूजन है इस वक्त। यहाँ पर वालिदैन का ये आलम है कि वो परेशान है कि बच्चों का माली साल ज़ाया होगा, जबकि जो स्कूल्स मालिकान हैं वो बजिद हैं कि 15 जून से स्कूल्स खोले जाएं, क्योंकि उनके पास फीसें नहीं आ रही, क्योंकि उनको जो टीचर्स को देने हैं पैसे वो उनके पास नहीं है। अब मसला यह है कि इसका हल क्या है? क्या हुकूमत के नज़दीक कभी कोई अव्वलीन तरजीह रही? अब तक जो हमने पूरी हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर और जो वज़राए आला तक हैं, उन्होंने तालीम के ऊपर कितनी बात की इस पूरे कोविड के अंदर? इन तमाम चीज़ों का हम जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। साबिक चेयरमैन हायर कमीशन डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमें रियाज अहमद कामलानी साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं द सिटीजन फाउंडेशन के। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर वलीउद्दीन, आप वाइस चांसलर हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। और हमारी कोशिश होगी कि सईद गनी जो कि सूबाई वज़ीर तालीम है, उनसे भी आज के इस प्रोग्राम में इस अहम मौजू के ऊपर हम बात करें। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलूंगा और ब्रेक के बाद पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के हवाले से और पिछले 2-2.5 माह से लॉकडाउन के बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले शोबों में शोबा तालीम भी है। जो तदरीसी अमल है वो इस वक्त रुक चुका है। कहने के तो दुनिया में जो इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है पाकिस्तान में, उसको अप्लाई करने की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की जा रही है यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का मसला जो है वो पाकिस्तान में दरपेश है। पाकिस्तान में अगर आपने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर जाना है तो आपके पास गैजेट्स होने चाहिए, आपके पास लैपटॉप होने चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फिर दूसरी और भी चीज़ें हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, जो असातिज़ा हैं, उनके पास भी बहुत सारी, ये सबसे बड़ी कमी जो है इस चीज़ की मानी जाती है। फिर जो इंटरेक्शन होता है एक उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान जो एक इंटरेक्शन होता है और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, क्या आज पाकिस्तान में मुमकिन है
इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अताउर रहमान भी मौजूद हैं और इस वक्त रियाज अहमद कामलानी साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ सबसे पहले मैं आता हूं। पिछले 2-2.5 माह से, वैसे तो अमूमन जब भी हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की तो बहुत मायूसकुन कारकर्दगी होती है, बड़ा निगलेक्ट जो है वो किया जाता है। लेस देन 1% हमारा जीडीपी जो हमारी बजट एलोकेशन होती है इन टर्म ऑफ जीडीपी। अब कोई स्टडी ऐसी हुई है आपके जहन में है, आपको पता चली है कि जिसमें पिछले 2-2.5 महीने में जो हमारा नुकसान पूरा हुआ, चाहे वो सेकेंडरी लेवल के ऊपर हो, प्राइमरी लेवल पे हो, सेकेंडरी लेवल पे हो या टर्शियरी लेवल पे हो, कितना मैसिव नुकसान अभी हुआ है मालियाती हवाले से, माली हवाले से भी और उसमें भी डॉक्टर साहब शुबह तालीम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अभी तक कोई ऐसी स्टडी मेरे इल्म में नहीं है जिसमें ये जायजा लिया गया हो कि कितना नुकसान हो रहा है और हो चुका है पाकिस्तान में कोविड के बाद। तालीम, जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो बंद हो गए हैं और उसकी वजह से जो क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मैं दो चीजें अर्ज करूंगा। एक तो एक बहुत अहम वेबसाइट हमने कायम की थी आज से 3-4 साल पहले, जिसमें दुनिया के जो बेहतरीन कोर्सेज थे, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड, येल वगैरह वगैरह, ये सारे एक जगह जमा कर दिए थे। 65,000 कोर्सेज इसमें हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जिसमें हर लेवल के और हर मजमून के तकरीबन कोर्सेज मौजूद हैं। और ये सदर पाकिस्तान ने आके इसका इनॉग्रेट किया था यहाँ कराची में, मेरे सेंटर में इसका हब है कराची यूनिवर्सिटी में। इसका वेबसाइट एड्रेस है LEJ और फिर नंबर 4 for learning learning.com.pk। ये बिल्कुल मुफ्त है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। आप जाएं और यहाँ तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट इस वक्त जो है ये काम रही है, बहुत से लोग इनको इल्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अभी परसों एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे नॉलेज इकोनॉमी टास्क फोर्स ने बनाया था। ये 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि मंजूर हुआ है परसों, ब्लेंडेड एजुकेशन का। और इसमें खास तौर पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर जो आपने कहा जो टूल्स मिसिंग हैं, उन टूल्स को प्रोवाइड करना। ये तकरीबन 1.5 साल पहले हमने इसको फॉर्मुलेट किया था प्रोग्राम को, और ये PC1 मंजूर हो गया है। और इससे काफी फायदा होगा क्योंकि इसमें सारे जो टूल्स हैं जो मिसिंग है यूनिवर्सिटीज में, वो सब मुहैया किए जा सकेंगे और इसमें असातिज़ा भी प्रोक्योर कर सकेंगे। इसके ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो मैंने कायम की थी, मैं चेयरमैन HC था, लाहौर में बेस्ड है। ठीक डॉक्टर साहब, आपकी काविशें इस हवाले से बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बुनियादी मसला यहाँ पे जो गैजेट्स के हवाले से था, जो और सहूलियात के हवाले से था, हम लोग तो उसके लिए भी तैयार नहीं थे। दुनिया भर में तैयारी होती है और उसके बाद उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। पाकिस्तान में ये कोविड के आने के बाद, लॉकडाउन के बाद जो है ये चीज इंपोज करने की कोशिश की गई, तो जाहिर है कि हमारी तैयारी उस हवाले से नहीं थी। रियाज अहमद कामलानी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आप लोग सिटीजन फाउंडेशन के आप EVP हैं। सर, ये फरमाइएगा, आपने अब तक कुछ कैलकुलेशन वगैरह हुई है इस हवाले से कि कितना तालीमी नुकसान हुआ, कितना, क्योंकि ज़ाहिर है कि कमर्शियल एंटिटीज भी हैं, कितना जो है वो माली नुकसान हुआ पिछले 2-2.5 महीने में, और इसकी भरपाई कैसे मुमकिन है दोनों साइड पे, तालीमी हवाले से भी और कमर्शियल उस पे भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया दावत देने का। जिस तरह आपने जिक्र किया, सिटीजन्स फाउंडेशन जो है वो अब पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं और मुल्क के दुश्वार तरीन इलाकों में उन बच्चों तक तालीम पहुँचाने का काम कर रहे हैं जिनके पास तो तालीम मुहैया नहीं है। तो अब इन 25 साल में उन दुश्वार इलाकों में TCF 1600 से ज़्यादा स्कूल बना चुका है जहाँ 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और इसलिए जो हमारा तज्जिया या जो हमारा नज़रिया है वो मुल्क के उन इलाकों का है जहाँ वाकई दुश्वारी है। हमारे सेगमेंट्स है, एक हिस्सा वो पॉपुलेशन का वो है जिनके पास वसाइल मौजूद हैं, कंप्यूटर्स वगैरह मौजूद हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे भी, स्कूलिंग लेवल पे जारी है। मगर मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत वो जो लोग की प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ती है या सरकारी स्कूलों में पढ़ती है, उन बच्चों की जिनके पास ऐसी सहूलियात मुहैया नहीं है। और आपके सवाल का जवाब ये कि उनको बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि स्कूल्स मार्च की इब्तिदा से बंद है। अब तकरीबन 4 महीना होने को आया और इस पर जो हालात लग रहे हैं उसमें मेरे ख्याल में जितने लोग तालीम के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, यस ऑफ कोर्स, जो 4 महीने हो गए, 4 महीने लॉकडाउन से पहले से तदरीसी अमल जो है वो बंद हो चुका था, मुअत्तल हो चुका था जी। और लग नहीं रहा कि अगस्त सितंबर से पहले खुलेगा।
तो अगर हम इसका ही सिर्फ अंदाजा लगाएं कि अगर 6 महीने का भी डिस्ट्रक्शन आता है और अमूमन ऐसे घरों में आ रहा है जहाँ पे ये भी नहीं है कि माँ या बाप जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े हुए तो वो खुद से काम कर पाए, तो बच्चों का नुकसान बहुत हुआ है। अब उसमें जो एक दूसरा पहलू उसका ये है, जिस तरह आपने आगे जाके कहा कि माली इसके क्या डायनामिक है या इसमें क्या चीजें जो नजर आती हैं। इसमें एक बहुत अहम चीज जो हम लोग को दिखाई देती है वो ये कि मुल्क में इसमें सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं या सिर्फ बड़ी ज्यादा फीस वाले स्कूल प्राइवेट स्कूल नहीं है, बहुत सारे स्कूल लो फीस प्राइवेट स्कूल हैं, जिससे मुराद ये कि वो जो गली मोहल्ले में बने हुए स्कूल जिनकी फी 400, 600 या 800 रुपए होती है, जिसको हम एजुकेशन में लो फी प्राइवेट स्कूल कहते हैं। मुल्क में कुछ अंदाजों के मुताबिक ऐसे स्कूलों की तादाद 1 लाख से जायद है। उन स्कूलों में आज हम जानते हैं एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वालिदैन के पास वसाइल नहीं तो वो फीस नहीं दे पा रहे, और ये स्कूल जो कि छोटे स्कूल हैं इनके पास वो जरिया नहीं है कि ये फीस के बगैर अपने आप को चला पाएं, किराया दे पाएं, टीचर्स की तनख्वाह दे पाएं। तो एक जो हमें नजर आ रहा है आने वाले महीनों में जो एक मसला बहुत बड़ा नजर आता है वो ये कि ऐसे कुछ स्कूल या कई स्कूल जो हैं वो शायद बंद हो जाएं और वालिदैन के पास फीस देने के पैसे ना हो। तो ना सिर्फ आज हमारे मुल्क में जिसको हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का मसला कहते हैं वो तकरीबन 2-2.25 करोड़ है, हो सकता है आने वाले वक्तों में वो तादाद और बढ़े क्योंकि स्कूल शायद और बंद हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोविड का इस पर जो एक हालात चल रहे हैं वो मुल्क के लिए एक बहुत बड़े कड़ा वक्त है हम सब के लिए, मगर इंशाअल्लाह ताला जब मुल्क इससे गुजर जाएगा तो आने वाले वक्तों में तालीम को वापस अपने पैरों पे खड़ा करना और बच्चों को स्कूल में वापस लेकर आना एक बहुत बड़ा मसला होगा, जिसके लिए मुल्क के तौर पर हमें बहुत सारी जद्दोजहद बात करनी है। ठीक है, अगेन डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आता हूं। जो जिस मसले की इस वक्त निशानदेही की गई है, हम पूरी कोशिश इस वक्त यह है कि किसी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, और जो आपकी वेबसाइट यकीनी तौर से इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो कारआमद साबित हो रही होगी, लेकिन बड़ी तादाद जॉब लॉसेस का, जॉब कट्स का, असातिज़ा के बेरोजगार होने का अंदेशा है। ये भी हुकूमत ने देखना है किस तरीके से वफाक और सूबाई हुकूमतें इस मामले को देख सकती हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, ये मैं जानना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। बजट एक जायजा में एक बार फिर खुशामदीद, और हम जायजा ले रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, तालीमी निज़ाम, जो कि कोविड-19 के बाद बुरी तरीके से मुतासिर हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त आलम यह है कि तमाम तदरीसी अमल जो है वो रुक चुका है, और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अपेरेंटली वैसे बंद है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो चल रही है, वो जारी है। लेकिन यहाँ पे क्या इसको हम पूरा कर पाएंगे, ये हमारा निज़ाम तालीम जो है इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करिए, कितना बड़ा लॉस है इस वक्त। और ब्रेक पे जाने से पहले जो डॉक्टर साहब के सामने, डॉक्टर अताउर रहमान के सामने मैंने ये सवाल रखा था कि किस तरह से मुमकिन होगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनकी नज़र में ऐसी क्या मुमकिना कोई राह हो सकती है? हुकूमत को एडवाइस करें और आगे बढ़े हुकूमत इसमें। जी डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। बात यह है कि हमें सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे यह समझना होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी दौलत इसकी अफरादी हुकूमत है, और जब तक तालीम पर हम सबसे ज्यादा जोर नहीं देंगे अपनी तरजीहात में कि बजट में क्या एलोकेशन करते हैं, हमारे प्रोग्राम में क्या है, नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना है तो क्या कुछ करना है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए, जब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस वक्त जो है बहुत सारी मराद दी जा सकती हैं, तो फॉर इंस्टेंस टैक्स ब्रेक्स दे सकते हैं स्कूलों को जो इस वक्त जो चार्ज किए जा रहे हैं, इनकम टैक्स माफ किया जा सकता है। इसके लिए खास तौर पे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे इंटरनेट के लिए जो खर्चात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, वो तो उनके एक रनिंग कॉस्ट जो है वो उसका हिस्सा है। यहाँ पे रिलीफ पैकेज आप नहीं कहेंगे कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट को हुकूमत 4% के ऊपर लोन दे रही है, यहाँ पे स्कूल्स के हवाले से डिमांड है लोगों की कि आप बिला सूदी कर्जे फराम किए जाए ताकि वो कम अज कम अपने स्टाफ को, अपने असातिज़ा को, अपने और एक्सपेंसेस जो उसको बेयर कर सकें इस कोविड से निकलने के लिए। जी बिल्कुल, कर्जे देने चाहिए, और लेकिन जो इस वक्त इंडस्ट्री में जो दे रहे हैं उनमें भी इंटरेस्ट फ्री नहीं दे रहे, थोड़ा सूद है, इसको बिल्कुल सूद को माफ करके स्कूलों के लिए इंटरेस्ट फ्री कर्जे देने चाहिए, और दूसरे जो उनको जो फैसिलिटीज हैं वो मुहैया करनी चाहिए। इंटरनेट के जो फैसिलिटीज हैं उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जो मुख्तलिफ पैकेजेस अवेलेबल हैं बैनुल अक़वामी तौर पे, उनको सब्सिडी के तौर पे दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी की जा सकती है। पूरा
मजबूत प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है ठीक है। स्कूलों की मदद करने अच्छा के डॉक्टर लिए। साहब, इस वक्त प्रोफेसर रहीउद्दीन ने भी हमें ज्वाइन किया। आप वाइस चांसलर हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त बात चल रही है पाकिस्तान में किस तरीके से इस गैप को कोविड के हवाले से जो हमारा तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ इसको फिल किया जाए। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हर तरफ से बात हो रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर यूनिवर्सिटीज के लेवल के ऊपर बात करें, क्या हायर एजुकेशन कमीशन ने ऐसी कुछ गाइडलाइंस दी हैं और आप समझते हैं कि उसके ऊपर कारबंद होके काम किया जा रहा है, या पाकिस्तान में ये सिस्टम उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना वेस्ट में है? अस्सलाम वालेकुम। बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। जाहिर है कि सब हम जानते हैं कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थी इस सिनेरियो से पहले। हमारा जो सिस्टम था ज़्यादातर क्लासरूम टीचिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस करता था, क्योंकि हमारे काउंसिल्स और हायर एजुकेशन कमीशन ज़्यादा जो उन्होंने पॉलिसीज़ या गाइडलाइंस दी गई थी यूनिवर्सिटीज़ को, जिस तरह से वो एक्रेडिटेशन वगैरह प्रोसेस होता था, वो ज़्यादा फोकस्ड इन क्लास टीचिंग पे ही था। और हमारे पास इस तरह से पहले कोई इतनी ज़्यादा गाइडलाइन नहीं थी कि हम ऑनलाइन एजुकेशन पे और क्लासेस रन कर सकें। तो जब ये सिनेरियो आया और कुछ यूनिवर्सिटीज जो थी कि जो उन्होंने लीड ली थी और हाइब्रिड एजुकेशन पे गए थे, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज काफ़ी इसमें लैग कर रही। और ज़ाहिर है कि एक नया सिनेरियो आया और सबके लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए और बहुत सारी काउंसिल, जैसे हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या आर्किटेक्चर पीकेटी या सबके लिए नेबैक, वो उनके लिए एक नया सिनेरियो क्रिएट हुआ। और एचईसी ने मैं ज़रूर इस एम्फेसिस करूंगा कि उन्होंने काफ़ी लीड ली और नंबर ऑफ मीटिंग्स की अपने सारे वाइस चांसलर के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी, और वक्तन पर वक्तन जो है वो गाइडलाइंस देते चले गए। डेफिनेटली चूंकि वो ब्रेक का पीरियड था तो सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उस गाइडलाइंस को उस तरह से फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैं सारी ही मीटिंग्स अटेंड कर रहा था एज ए वाइस चांसलर के तौर पे। तो कुछ तो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा आगे चल के वो जो जिस तरह से गाइडलाइंस होनी चाहिए और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे अपने कुछ क्वालिटी एश्योरेंस के पैरामीटर्स को दे के आए। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि सिनेरियो यह है कि जब वो खुलेगी हमारी यूनिवर्सिटी, उनका सबका राय ये थी कि 1 जून से जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो वी विल कंटिन्यू एज नॉर्मल। लेकिन जो सिनेरियो नज़र आ रहा है कि वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। गाइडलाइंस ज़ाहिर है कि बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी कि जिसमें कि ना सिर्फ ये कि टीचर्स को ट्रेन करना था, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना इम्प्रूव करना था, स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना था। तो ये पूरी एक, और चूँकि ये हमारे पास 2-3 महीने थे कि इसमें हमें बहुत सारे काम करने थे, कि जिसमें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस पर काफ़ी उन्होंने काम भी किया और उस गाइडलाइंस को एज इट इज़ फॉलो किया। और चूँकि मैं बहुत सारे डिफरेंट काउंसिल्स और जो दूसरी यूनिवर्सिटी से और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से बहुत पीछे हैं और इस पर हमें बहुत सारा काम करना है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है कि हमारी वो तैयारी नहीं थी, ये हम पे एक तरीके से इम्पोज किया गया। वेस्ट जो है वो बाकायदा वहाँ एक प्रैक्टिस में था, तो उनको ज़्यादा कोई इस ट्रांजिशन में प्रॉब्लम नहीं हुआ इतना जितना पाकिस्तान में हुआ है। जी अच्छा, कामलानी साहब आपकी तरफ आता हूँ और ये जानना चाहूँगा कि क्लास रूम के अंदर जो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो आई टू आई कांटेक्ट होता है, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ज़ाहिर के बड़ी मिसिंग है इस पूरे सिस्टम में। और फिर जब टेक्निकल्स की आप बात करते हैं तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो क्या इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर आप नहीं समझते कि उतनी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा पाकिस्तान में ये? रियाज साहब, मैं कह ही रहा था कि जो आपका सवाल है इसकी इफेक्टिवनेस से मुताल्लिक, वो मामला सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए सवाल है। जी, ऑनलाइन टीचिंग क्लासरूम टीचिंग का मुतबादिल हो सकती है, और इसके ऊपर जितनी आप तहकीक पढ़ें तो कंक्लूसिव नहीं है। अमूमन तहकीक कहती है कि इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर क्लासरूम टीचिंग है उसके साथ मिलके ऑनलाइन टीचिंग वर्क्स वेल एज अ कॉम्बिनेशन। यूनिवर्सिटी लेवल पे गालिबन ऑनलाइन टीचिंग इन इटसेल्फ कैन टेक ऑफ, मगर जहाँ स्कूल लेवल पे आप देखें तो खासतौर पे छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल पे सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग से मुमकिन नहीं हो पाता, और उसकी क्वालिटी चाहे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, वो क्वालिटी नहीं हो पाएगी जो कि एक क्लासरूम में एक टीचर के साथ होती है।
ये कहते हुए साथ साथ मगर इस बात का भी अंदाजा रखना होगा कि इस वक्त जो हालात है जहाँ पे स्कूल जाना बच्चों का मुमकिन नहीं है, तो ऑनलाइन एजुकेशन का एक किरदार है और वो किरदार फाल तरीके से अदा करना चाहिए। जहाँ पे वसाइल मौजूद है वहां पे वो हो रहा है, मगर जहाँ पे नहीं है वहां पे भी हिम्मत नहीं हारनी। इसमें तहकीक जो बार बार कहती है वो ये कि टेलीविजन का, प्रिंट का, रेडियो का किरदार है। जिस तरह पाकिस्तान की बाकी हुकूमत ने टेली स्कूल के नाम से एक चैनल शुरू किया है, हम भी उनके साथ इश्तराक में हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए टीवी प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं ताकि वो बच्चे टीवी पे वो प्रोग्राम देख के कम अज कम मुस्तफीद हो पाए। इसी तरह हम कुछ बच्चों के लिए रिसाले बना रहे हैं ताकि बच्चे उसके जरिए मुस्तफीद हो पाए। तो स्कूल का मुतबादिल सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, मगर मास मीडिया रिलेटेड भी ऐसा एजुकेशन हो सकता है जो कि फाल किरदार अदा कर सकता है। ठीक, डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपकी तरफ आऊंगा। और जो बात की जा रही है, जो हम ऑनलाइन क्लासेस जा रहे हैं कि ये वो हैं, वो ब्लेस्ड लोग हैं जिनको ये सहूलियात मौजूद हैं। अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की तरफ जाते हैं, सरकारी स्कूल्स की तरफ जाते हैं, और वहां तो मामला इंतहाई खतरनाक है, वो तो बस बिल्कुल घर पे बैठे हुए हैं। किस तरीके से वो अब एजुकेशन का ये साल है, तालीमी साल है, इसको क्या किस तरीके से वो पूरा हो पाएगा, इस तालीमी नुकसान का की भरपाई जो है वो किस तरीके से मुमकिन हो पाएगी? क्योंकि मसला यह है कि एजुकेशन जो है असल में जिम्मेदारी है तालीम हुकूमत के फराम करने की। हुकूमत बहुत पीछे, लिहाजा प्राइवेट सेक्टर आगे आया। मैं सरकारी स्कूलों की अगर बात आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, वहां कितनी डिजास्टर वहां पे हुआ है, कितना बड़ा? जी, ये बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तान के लिए। ये असल में मसला पूरी दुनिया में ही है, सिर्फ पाकिस्तानी अफेक्टेड नहीं है, एक साथ ये आया है और इसमें बहुत से ममालिक जैसे पाकिस्तान बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इसके लिए, जो इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि जो अभी आपका पिछला सवाल भी था कि जो फेस टू फेस एजुकेशन वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, तो कुछ क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला होता है तालीम के अंदर वो असातिज़ा का होता है कि उनकी अपनी कितनी काबिलियत है और कितने अच्छे हैं असातिज़ा स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में। और हम इस मामले में बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कम बायारी असातिज़ा मुल्क में मौजूद हैं। और जैसे PhD लेवल पर देखें तो 100:1 के रेशियो है कि हर 100 स्टूडेंट पे एक PhD लेवल फैकल्टी मेंबर है। तो एक फ़ायदा भी है ऑनलाइन एजुकेशन का, क्योंकि बहुत से बेहतरीन इस वक्त कोर्सेज मौजूद हैं जो कि अगर मुहैया हम करें और उसको सही तरह से इस्तेमाल करें तो उससे हमारा मायार बहुत बेहतर हो सकता है। जिसमें स्कूल लेवल पे खान एकेडमी के कोर्सेज हैं, MIT के सारे ओपन कॉर्सवेयर है, स्टैनफोर्ड के हैं, यूडेमी के और दूसरे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें लाखों कोर्सेज इस वक्त बहुत अच्छे मौजूद हैं। और ये एक मौका है पाकिस्तान के लिए कि हम ये ब्लेंडेड एजुकेशन की तरफ बढ़े, जिसमें हम जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें, दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा से सीखें, और जो हमारे जो असातिज़ा पाकिस्तान में है कोई चीज़ हमें समझ में ना आए तो उनसे इंटरैक्टिव क्लासेस भी साथ के साथ हो, तो ताकि उनसे हम समझ सकें। और ये हर लेवल पे, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे ये किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि अब आगे जो महीने आने वाले हैं और साल आने वाले हैं उसमें हम जो इंटरनेशनली अवेलेबल जो बेहतरीन कोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करके समोले अपने करिकुलम के अंदर, और इम्तिहान भी उन कोर्सेज से भी हो और फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपके अपने असातिज़ा करते हैं वो भी हो। तो ये ब्लेंडेड एजुकेशन की तरफ से बहुत बड़ा एक फायदा भी हो सकता है फ्यूचर में मायार को बेहतर करने का, अगर हमने सही तरीके से जो कोर्सेज अवेलेबल लेकिन डॉक्टर साहब क्या कहीं पे वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और मिनिस्ट्रीज वगैरह जो है लीड लेती हुई नजर आ रही हैं? क्या ये समझा जा रहा है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया जाए और आगे बढ़ा जाए? अब तक तो ऐसा कुछ भी कहीं नजर नहीं आ रहा। जब मैं चेयरमैन था HEC का तो मैंने उस जमाने में सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज कायम की थी। हर यूनिवर्सिटी में एक फोकल पॉइंट बनाया गया था और मैं आज भी उसको लुक आफ्टर करते रहे। हमारे इदारा जो है कराची यूनिवर्सिटी में कि हर रोज लेक्चर्स होते हैं, दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर्स लेक्चर्स देते हैं और कोर्सेज डिलीवर करते हैं, और ये इंटरैक्टिवली लाइव सुने जाते हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में। जाहिर है जब से भी ये कोविड आया है, जब से ये सिलसिला नहीं चल रहा, लेकिन तकरीबन 5000 लेक्चर्स हो चुके हैं जो कि इंटरैक्टिव होते हैं कि MIT का प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है और भागलपुर का एक स्टूडेंट उनके सवाल पूछ रहा है उससे, और फिर ये लेक्चर सारे के सारे फिर वेबसाइट पे डाल दिए जाते हैं ताकि लोग दोबारा उसको सुन सके। तो इसमें ये इस किस्म का निज़ाम जिसमें आप न सिर्फ अपने बेहतरीन असातिज़ा से मुस्तफीद हो सके
बल्कि दुनिया के बेहतरीन असातिज़े मुस्तफीद हो। और ये दोनों किस्म के कोर्सेज, जिसमें रिकॉर्डेड कोर्सेज, जिसकी ऑनलाइन कोर्सेज की बात हो रही है, लेकिन रियल टाइम इंटरएक्टिव कोर्सेज जो कि दिए जा सकते हैं और दिए जा रहे हैं। जो प्रोग्राम है हायर एजुकेशन नेटवर्क का जो कायम किया था HEN के नाम से, उसके तहत तो ये भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। ठीक ठीक। डॉक्टर वली साहब, आपकी तरफ आता हूं और ये जानना चाहूंगा कि जाहिर है कि आपने कहा कि एक प्लान और एक पॉलिसी के तहत इस वक्त आगे बढ़े। हायर एजुकेशन ने एक आपको पॉलिसी दिया, पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से ना। आप ये बताइए किस हद तक इसमें क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है? तो पड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है कि फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ा। किस हद तक आप समझ रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उसका लेवल अच्छा हुआ या उसका लेवल नीचे आया है? डॉक्टर साहब देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। जैसे भी डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने कहा कि हमारे लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ओपन भी हुई और हमने उस चीज को भी एक्सप्लोर किया कि बहुत सारे अच्छे कोर्सेज थे। उसको हमने फैकल्टी से वो ट्रेनिंग कराई कि वो बाहर किस तरह से कोर्सेज डिलीवर किया जाता है, वो कोर्सेज अटेंड करें और अपने आप को ग्रूम करें। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि क्वालिटी, हाउ टू डिलीवर द ऑनलाइन कोर्सेज, उस पर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन जाहिर है कि वो हर यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने आगे बढ़ी तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रह गया। एक सवाल कि उसको किस तरह से स्टूडेंट्स को डिलीवर किया जाए। डेफिनेटली ये आपका बिल्कुल है कि इसमें बहुत वेरिएशन थी। जाहिर है कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स बहुत एज से लेके बहुत यंग फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। ऑनलाइन क्लासरूम्स के लिहाज से उनकी, पहले टीचिंग की बात करता हूँ फिर असेसमेंट की बात करता हूँ। और टीचिंग के लिहाज से जाहिर है कि जो एक एज के बाद है, शायद उनकी लर्निंग IT से रिलेटेड या जो हाउ टू, जाहिर है कि इसका मेथड टोटली डिफरेंट है। हाउ टू डिलीवर द लेक्चर ऑनलाइन as well as how to deliver in the class, ये दोनों का मेथड टोटली। और सर कम से कम आप अपने जो लेक्चर की बात कर रहे हैं, थ्योरी तो आप कर देंगे, व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल्स? उसके लिए तो आप प्रैक्टिकल्स का भी है। हाँ, ये इस पे भी आता हूँ कि एक तो सबसे पहले थ्योरी तो ये है कि एक तो वो है कि हर एक की जो अंडरस्टैंडिंग है हाउ टू डिलीवर द लेक्चर्स, वो हमने काफी ट्रेनिंग कराई और उसमें बड़ा हमें वेरिएशन मिली है। और उसकी हमें जाहिर है कि बहुत ज्यादा इसको हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम मजीद बेहतर। स्टूडेंट की लर्निंग के लिहाज से भी जाहिर है कि वो स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं था। वो एक फिक्स वे ऑफ टीचिंग के आदी थे। इसको जाहिर है कि इंजीनियरिंग काउंसिल के लिहाज से तो ये बहुत काफी पहले से था कि नॉलेज स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स, जैसे भी आपने बताया कि जो प्रैक्टिकल्स है, साइकोमोटर अफेक्टिव स्किल्स, तो ये किस तरह से डिलीवर करनी है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स काफी इस चीज से आदी हैं कि हाउ टू उसकी जो स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। लेकिन जो दूसरे एरियाज हैं वहां पे ये थोड़ी सी हमें, जैसे ह्यूमैनिटीज का एरिया हो गया या मैथमेटिक्स का एरिया हो गया, कि जिसमें ये थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि इसको किस तरह से वो डेवलप किया जाए। तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस डेफिनेटली हो रहे हैं, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में भी हो रहे हैं और डिलीवरी में, ऑनलाइन डिलीवरी में हो रहा है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इश्यू है कि जो कि, और जाहिर है कि सारी यूनिवर्सिटीज उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स है और उसको किस तरह से ट्रेन करना अपनी फैकल्टी को अपने उस डोमेन के लिहाज से, इट्स अ वेरी चैलेंज फॉर डिलीवरिंग द क्वालिटी एजुकेशन। सेकंड जो है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि आप बाई हैंड्स ऑन करनी है। मसलन जैसे आपने लैब के कुछ तो है कि जैसे कि जिसमें नॉलेज सेट देखना है, वो तो जैसे कंप्यूटिंग की लैब्स है या तो वो तो शायद पॉसिबल है। बट जैसे इंजीनियरिंग में हमारे पास है कि हार्ड कोर के जिसमें हार्डवेयर के साथ उनको डील करना है, बिकॉज रियल लाइफ में वो जाके वही चीजों को डील करेंगे। तो वो जो ऐसी स्किल सेट्स हैं कि जो कि आप उसको ऑनलाइन टीचिंग के आप डेमोन्स्ट्रेशन करवा भी दे, एक्सपेरिमेंट्स करा दे, लेकिन वो जो लर्निंग है डेफिनेटली वो जो है जब तक कि वो उनकी प्रेजेंस ना हो लैब के अंदर, वो काफी मुश्किल है। हम एक लेवल तक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम इतनी कैपेसिटी नहीं है। रियाज अहमद कामलानी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अब कोविड के बाद ये जिस तरीके से ड्यूरेशन जो है ये तातुल का शिकार आया आपकी जो क्लासेस का, इसका असर करिकुलम के ऊपर कितना पड़ा है? आप तो पूरा आपकी एक चेन है बाकायदा पूरी सिटीजन फाउंडेशन की, तो इस पूरे गैप का करिकुलम के ऊपर कितना असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ा है जी। पिछले तालीमी साल, चूंकि स्कूलों में तालीमी साल जो है वो अप्रैल मई से शुरू होता है और तकरीबन मार्च अप्रैल तक चलता है। पिछले तालीमी साल का 2 महीना गया, नया तालीमी साल अप्रैल से शुरू हो जाता है। तो जो आने वाला साल यानी 2020-21 का है, इसके तालीमी साल के 3-4 महीने नहीं होंगे। तो दैट बेसिकली मीन्स कि जहाँ पे 12 महीने का काम जो है वो 8 महीने में करना होगा। और जब वो 8 महीने में करना होगा तो पूरे करिकुलम को शुरू से सोचना पड़ेगा। यानी अगर बच्चा तीसरी से चौथी जमात में जा रहा है तो उसकी तीसरी की किताब के अगर 13 में से 3 चैप्टर रह गए तो वो 3 कॉन्सेप्ट का क्या होगा, और अगर चौथी में उसके पास 14 चैप्टर हैं तो उस 14 में से अगर 8 पढ़ाने तो कौन से 8 पढ़ाने,
उसका वक्त कितना है। अब उसके तमाम तसलसल को नज़र में रखते हुए किस तरह से उस करिकुलम को जोड़ा जाए, उस लिहाज से टीचर की ट्रेनिंग किस तरह से कुछ मुख्तलिफ तरह से करनी है तो वो की जाए, और उसी के लिहाज से एग्जामिनेशन का सिलसिला कैसे बदला जाए। तो ये पूरे निज़ाम को इस आने वाले तालीमी साल में हमारी जो माहिरीन की टीमें बैठ के यही सोच रही है उसको किस तरह से बनाया जाए। उसके ऊपर बहुत सोच के काम करने की जरूरत है, और वो काम माशाल्लाह हमारे इदारे में किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ मुमकिन है हम गवर्नमेंट का भी हाथ बता रहे हैं ताकि हुकूमत के लिए भी वो काम आसान हो। ठीक, डॉक्टर वलीउद्दीन आपकी तरफ आता हूं, और सवाल यह है कि एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छे एग्जामिनेशन सिस्टम से मरबूत है, मशरूत है। ये फरमाइएगा कि यहाँ पे तो दोनों चीजें फिर कॉम्प्रोमाइज हुई। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी ऑनलाइन के हवाले से, जब पर्टिकुलरली उस एरा में उसे देखें तो वो अप टू मार्क है? देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम जाहिर है कि ये एक बड़ा और इसमें बहुत मुश्किल काम है कि किस तरह से, जैसे हम क्लासरूम्स के अंदर जो मैनुअल लेते थे एग्जामिनेशन, ऑनलाइन में आपको उसके स्किल्स को और उसकी नॉलेज को चेक करना है, और वो बड़ा हाउ टू डिजाइन द पेपर, हाउ उसको किस तरह से उसको रिफ्लेक्ट करना है, हाउ टू असेस दैट। इसमें जाहिर है कि इसमें एक बहुत बड़ी डिबेट है। इसमें एचईसी के लिहाज से भी काफी मीटिंग्स हुई हैं, अभी हमारी पिछले दिनों भी एक मीटिंग थी, इसी तरह पीईसी के लेवल पे, इंजीनियरिंग काउंसिल के लेवल पे, और इसमें जाहिर है कि कॉम्प्रोमाइजेस होंगे, लेकिन किस तरह से इसको कम किया जाए, तो पैटर्न ऑफ एग्जाम्स जो है वो किस तरह से डिजाइन किया जाए उस पर काफी डेलिब्रेशन हुई है। और उसमें वही बात है कि हाउ टू चेक द स्किल सेट, उसकी नॉलेज स्किल सेट को किस तरह से चेक किया जाए। और प्रैक्टिकल एग्जाम जाहिर है कि वो बहुत सारी जगह पे पॉसिबल नहीं है कि किस तरह से हम उसको एग्जाम देंगे, तो कुछ ना कुछ जाहिर क्वालिटी के इश्यूज तो हैं इसके अंदर के हाउ। और अब ये सारी यूनिवर्सिटीज मेरे ख्याल से पहली दफा इस एग्जामिनेशन सिस्टम से गुजरेंगी, और उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं तो ये जाहिर है कि टाइम विल टेल। लेकिन जो प्रिपरेशन है कि फैकल्टी को डेवलप करना कि किस तरह से हाउ टू डिजाइन द पेपर्स एंड हाउ टू कंडक्ट, जाहिर है कि इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज है कि आप किस तरह से उसकी प्लेजम को रोकेंगे, किस तरह से आप उसको कंडक्ट कराएंगे। दैट इज अगेन अ वेरी बिग इशू फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपकी तरफ आता हूं। सेमेस्टर डिले होने से कितना असर पड़ा आपके करिकुलम के ऊपर, और दूसरी चीज जो एग्जामिनेशन की मैंने बात की, एग्जामिनेशन सिस्टम की, क्या आप समझ रहे हैं वो इतना बेहतर है कि डिलीवर कर पाए? जी, बहुत बुरा असर पड़ा है इसका। असल में ये समझना होगा कि 4 बड़े चैलेंजेस हैं जिस पे हमें फोकस करके इनको मीट करना है ऑनलाइन सिस्टम को। अगर आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो बैंडविड्थ, एक्सेस टू इंटरनेट होना चाहिए मुनासिब रफ्तार का। दूसरा जो है आपकी के कंटेंट्स, कौन से कंटेंट्स मुनासिब हैं उसको समोना उसके अंदर और अवेलेबल करना उन कंटेंट्स को। तीसरा, जिसके बारे में अभी तक आज बात नहीं हुई, मेंटोरिंग। आपको एक ऑनलाइन कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको सवाल होता है कि समझ में नहीं आ रहा, तो किसको वो जाए, किसको अप्रोच करे। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम नेशनल ग्रुप्स बनाएं, मेंटोरिंग ग्रुप्स, जिसमें मुख्तलिफ मज़ामीन के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के, जिनको वो बच्चा वर्चुअली ईमेल करके पूछ सके सवाल कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, इसका जवाब क्या है। और आखिर में एग्जामिनेशन, जिसका आपने जिक्र किया कि जो उनकी काबिलियत है उनको सही तरीके से एग्जामिन किया जाए। इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है उसमें काफी महारत है, उनको वर्चुअल एजुकेशन में उनके सिस्टम्स को अडॉप्ट करके हमें बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बस एक लफ्ज में आपसे जानना चाहूंगा तीनों से कि क्या मौजूदा हालात में स्कूल्स खोल देने चाहिए? डॉक्टर अताउर रहमान साहब, हाँ या नहीं में बताइएगा सर प्लीज। बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए जब तक कि ये सही नहीं हो जाए। और ये रियाज अहमद कामलानी साहब प्लीज, आप क्या कहेंगे? फिल वक्त नहीं, हालात बेहतर हो तब खोलना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर वलीउद्दीन साहब, आपकी क्या राय? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से स्कूल्स जो है वो नहीं खुलने चाहिए, बिकॉज ऑफ द जो आपके जो डेटा आ रहा है जिस तरह से तेजी से बढ़ते जा रहा है। ये बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे तीनों पैनलिस्ट का, जिसमें पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम और जिसको हम इस वक्त कोविड के हवाले, कोरोना के हवाले से लॉकडाउन के तनाजुर में इस शोबे को देख रहे थे। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।